मैं सीके शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं बजट 2026-27। पूरे दिन बजट का दौर रहा, पूरे दिन राजनीतिक हलचलें शुरू हुई। देखते हैं कि आज के इस बजट में भारत सरकार ने देश की जनता के लिए कितना खर्च किया, कौन कौन सी योजनाएं दी, बिल्कुल सरल शब्दों में और एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें। कि सबसे पहले मैं बजट की बात करूं कि जो बजट है ये लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, और लोकसभा में पेश ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। जो भी वित्त मंत्री होता है वो फाइनेंस बजट को क्या करता है, जो बजट है उसको लोकसभा में पेश करता है। पहली जो महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बजट को क्या किया, पेश किया। क्यों? क्योंकि के पास उस समय क्या था, वित्त मंत्रालय भी था। वर्तमान बजट जो है 26-27 का, आज तारीख 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण दिया। आज का उनका भाषण 1 घंटे 24 मिनट का रहा। 1 घंटे 24 मिनट का उनका भाषण रहा, और ये 1 घंटे 24 मिनट का भाषण था, जबकि ये 2026 में था। जबकि 2020 की अगर मैं बात करूं तो उनका सबसे लंबा 2 घंटे 42 मिनट का भाषण था, बजट भाषण। सबसे लंबा भाषण उन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का दिया, और आज उन्होंने 1 घंटे और 24 मिनट का जो है स्पीच भाषण के तौर पर, बजट भाषण के तौर पर दी। ये उनका लगातार 9वां बजट रहा। तो देखते हैं कि बजट में क्या क्या घोषणाएं की, तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा एक साल। और ये जो बजट है 1 अप्रैल 2026 से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। चलो बात करते हैं कि देखिएगा कि सबसे पहले इसका स्लोगन जो था वह है विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षाओं की संतुलन। लक्ष्य रखा इसका, अब देखो क्या लक्ष्य है बजट 2026-27 का, कि आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमताओं को प्रदर्शन में बदलना। ये इसका क्या है, लक्ष्य है। बजट 2026-27 का जो लक्ष्य रहा, आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित करना, जो हमारे एम है उनको इसमें अचीवमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और क्षमताओं को प्रदर्शन में बदलना, और हमारी जो कैपेसिटी है उसका हमें क्या करना है, प्रदर्शन करना है। ठीक है, अब वो प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाएगा, स्थायित्व से, राजकोषीय अनुशासन से, संसाधनीय वृद्धि से, और कम मुद्रास्फीति से। ठीक है, बात करें आगे कि लगभग 7% की उच्च विकास दर इस बजट में अचीव मानी गई है। कि हमारा जो बजट का जो लक्ष्य है विकास दर का वो लगभग 7% है, और 7% ये जो विकास दर है इसको किस प्रकार से हम अचीव करेंगे, क्या क्या चीज हमारे पास है, किन किन को माइंड में रखते हुए इस जो ग्रोथ रेट को हम अचीव करने वाले हैं। कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएंगे। हमारे घर में जो चीजें बनती हैं उनको मजबूत देंगे, यानी कि जो हमारा इंफ्रा, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम मजबूत करेंगे। हम हमारी ऊर्जा को ग्रोथ करेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि हम एनर्जी पर खुद ही क्या रहेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। भारत नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आयात और कम निर्भरता। आयात पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको ही हम बाहर से मंगवाएंगे, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है यानी कि हम ऐसा भारत बनाएंगे कि हमें आयात की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के कार्यों में नागरिकों को लाभ। ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लाभ हो सके। सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर, जो सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट है उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। और मौद्रिक स्थिरता, जो भारत में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकोषीय विवेक और दूरगामी संरचनात्मक सुधार, इन सभी चीजों को लेते हुए, इन 8 चीजों को लेते हुए, माइंड में रखते हुए भारत सरकार आगामी सालों में 7% ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा है। अब बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है युवा शक्ति को समर्पित बजट है। इस बजट को किसके लिए समर्पित किया है, युवाओं को समर्पित किया है। किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। इस बजट में किस किस पर,
किसानों को, महिलाओं को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, पिछड़े वर्ग पर विशेष क्या दिया है, ध्यान दिया है, और 3 कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। अब देखो 3 कर्तव्य इसमें क्या है कि 3 कर्तव्य देखो इसमें क्या है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय करना। पहला कर्तव्य क्या है कि आर्थिक रूप से हमको मजबूत होना है। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, हमारे लोगों की जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, उनको क्या करना है, पूरा करना है। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। 3 कर्तव्य इस बजट में भारत सरकार ने 3 विशेष कर्तव्य बताए हैं। पहला सबका साथ सबका विकास, दूसरा आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा है आर्थिक विकास को गति देना, आर्थिक विकास को गति देना। ठीक, अब देखिएगा आगे कि ये किस प्रकार से हम प्राप्त करने वाले हैं। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, हमारी प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन को बढ़ाकर के हम आर्थिक विकास प्राप्त करेंगे। दूसरा है परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उपलब्ध करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है आकांक्षाओं को पूरा कैसे करेंगे कि लोक क्षमताओं का हम निर्माण करेंगे, पब्लिक वेलफेयर की चीजें बनाएंगे, और भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी, यानी कि प्रत्येक भारतीय की भागीदारी भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में साथ देगी। सबका साथ सबका विकास को हम कैसे प्राप्त करेंगे कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसर तक पहुंचो, यानी कि प्रत्येक परिवार तक, भारत सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार तक जो योजनाएं चल रही हैं, जो पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं चल रही हैं, उनको पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग जो है सरकार और सरकार के कार्यक्रमों में बढ़ाना। ठीक है, इस तरह से सबका साथ सबके विकास को अचीव किया जा सकता है। आगे देखिएगा कि निरंतर अनुकूल और भविष्योन्मुखी, सुदृढ़ और प्रतिरोध वित्तीय क्षमता, संरचनात्मक सुधारों में वृद्धि करना, बचत करना, पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिम का प्रबंधन, बेहतर शासन हेतु बल आवर्धन, एआई अनुप्रयोगों, अत्याधिक प्रौद्योगिकी, मतलब एआई पर बहुत ज्यादा क्या दिया गया है, जोड़ दिया गया है, टेक्नोलॉजी पर जोड़ दिया गया है। और देखो इसमें क्या है कि भारत की सुरक्षा सुधार एक्सप्रेस, भारत की सुधार एक्सप्रेस को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा कि देखो सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। जीएसटी के सरलीकरण, श्रम संहिता, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार गैर विनिर्माण अनुपयोग अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ काम किया है कि सरकार ने क्या किया है कि जीएसटी की 2 स्लैब कर दी, 5 और 18%। तो सरकार ने लगभग औद्योगिक विकास के लिए 350 सुधार अपने औद्योगिक क्षेत्र में किए हैं। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या स्तंभ है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि बजट 2026-27 के स्तंभ क्या है। तो देखो कितने स्तंभ हैं, 6 स्तंभ इसमें बनाए। पहला है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, पहला क्या है स्तंभ है हमारा, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना। विकास की बुनियाद को मजबूत करना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना दूसरा है। तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा है विकास आधारित शासन व्यवस्था, नेक्स्ट है 5वां व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, और नेक्स्ट है राजकोषीय मामले। ये 6 प्रकार के क्या है हमारे स्तंभ है बजट 2026-27 के। बजट 2026-27 के जो स्तंभ है वो 6 हैं। 6 स्तंभों में आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, नेक्स्ट है विकास की बुनियाद को मजबूत करना, तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा है विकास आधारित शासन व्यवस्था, नेक्स्ट है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बनाए रखना, और राजकोषीय मामले यानी कि देश के जो पैसा है उसको क्या करना, उनकी इनकम को ज्यादा करना। ठीक है, नेक्स्ट है पहला आर्थिक वृद्धि बनाए रखना। अब देखो आर्थिक वृद्धि को किस प्रकार से बनाए रखा जाएगा। पहला स्तंभ जो है आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, उसको अपन किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं कि देखो फार्मा शक्ति, हम भारत में फार्मास्यूटिकल को बहुत ज्यादा दवाइयों को सस्ता कर दिया है, और क्या करना है रेयर अर्थ
परमानेंट मैनेजमेंट, अनुसंधान, खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम दे। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके लिए हमने सब्सिडी प्रदान की है। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके निकालने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए हमने हम क्या करेंगे, नई नई स्कीम्स लेकर के आएंगे और उनमें क्या देंगे, सब्सिडी भी प्रदान करेंगे। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रसायन पार्क बनाने, 3 रसायन पार्क बनाए जाएंगे। खेलकूद में किफायती सामान के विनिर्माण की समर्पित पहल है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सेमीकंडक्टर के लिए 10,000 करोड़ का क्या है, 10,000 करोड़ का क्या दिया गया है, फंड दिया गया है। 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करना। कंटेनर निर्माण, सीपीएससी हाईटेक टूल, वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक और उच्च मूल प्रौद्योगिकी। मतलब कह सकते हैं कि भारत में अब किन किन चीजों को सस्ता कर दिया गया है कि देखो, वस्त्रों को सस्ता कर दिया है, दवाइयों को सस्ता कर दिया है, चमड़े को सस्ता कर दिया गया है, ठीक है, और रोजगार, इलेक्ट्रॉनिक सामान को सस्ता कर दिया गया है। नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए कर सुधार। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कर सुधार क्या क्या किए गए हैं कि किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माताओं को पूंजीगत वस्तु उपकरण टूल उपलब्ध करवाने 5 वर्षों के लिए आयकर छूट दी गई है। किस किस के लिए, अगर कोई भी पूंजीगत सामान मंगवाना है तो उसके लिए 5 वर्ष की क्या है, छूट है। और 5 वर्ष की छूट मिलते ही यहां ये जो है विनिर्माण क्षेत्र इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया, क्रांति आ गई। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत में इस चीज से आएंगी। वेयर हाउस कंपोनेंट वेयर हाउसिंग के लिए आदिवासियों को हर्बर उपलब्ध करवाए जाएंगे। भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए अस्थगित शुल्क भुगतान, जो अपने भरोसेमंद विनिर्माता हैं उनके लिए छूट दी गई है। निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए शुल्क मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार में एफओबी मूल्य का 1% से बढ़ाकर 3% किया गया है। चमड़े को कम किया गया है, चमड़े में शुल्क मुक्त किया गया है, चमड़ा सस्ता हो गया, चमड़े की वस्तुएं। चमड़ा वस्त्र, सिंथेटिक फुटवेयर निर्यात अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के लिए 6 माह से बढ़कर 1 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो चमड़ा सिंथेटिक जो वस्तुएं हैं वो क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। माइक्रोवेव ओवन सस्ते हो गए हैं, उन पर भी सीमा शुल्क में क्या की गई है, छूट प्रदान की गई है। माइक्रोवेव ओवन सस्ते हो गए। एयरक्राफ्ट विनिर्माण में कंपोनेंट और पार्टों पर बेसिक यानी कि अब एयरक्राफ्ट में जो सामान लगता था उसको भी क्या कर दिया गया है, शुल्क छूट कर दी गई है। तो वहां भी अपन या जो हवाई यात्रा है उसमें भी क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है। तो विदेश जाना सस्ता हो गया, एयरक्राफ्ट का बनना सस्ता कर दिया गया है। अनुसरण मरम्मत, हवाई जहाज के कलपुर्जे विनिर्माण अथवा रक्षा इकाइयों के अपेक्षाओं के संबंध में आयातित कच्ची सामग्री यानी कि जो हवाई जहाज वगैरह बनते हैं उन पर भी सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। वो यानी कि उनको बनाने में जो कॉस्टिंग है वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है जोखिम प्रणाली को मान्यता प्रदान, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं निर्यात कार्गो फैक्ट्री जहाज तक, जहाज बनाने में यानी कि पानी के जहाज, उसमें भी क्या की गई है, ड्यूटी कम की गई है। तो ये चीजें क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। चमड़ा सस्ता हुआ है, एयरक्राफ्ट सस्ता हुआ है, विदेश में जाना सस्ता हुआ है, चमड़े का सामान सिंथेटिक सामान सस्ता हुआ है, क्लियर। और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता था उनको भी बहुत ज्यादा क्या दी गई है, छूट दी गई है। अब देखो नेक्स्ट है एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकसित करने हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं, जो स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं आज का युवा वर्ग, उसको क्या बनाना है, चैंपियन बनाना है। यानी कि ऐसी योजना लानी है कि कोई भी स्टार्टअप जो है वो फेल ना हो और वो यूनिकॉर्न बनकर के निकले। तो उसके लिए देखो क्या किया गया है। पहला है इक्विटी सहायता। कोई भी अगर एमएसएमई में काम करना चाहता है तो पहला उसके 3 फायदे दिए गए हैं, 3 योजना उसको बनाई गई हैं, उसको चैंपियन बनाने का काम भारत सरकार कर रही है। पहला है इक्विटी सहायता, यानी कि 10,000 करोड़ समर्पित एमएसएमई विकास निधि, यानी कि एमएसएमई के लिए कितने 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेशेवर सहायता, किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टियर 2 टियर 3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थाओं को मदद करेगी। कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे। एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए सरकार टियर 2 टियर 3 शहरों में कौन से मित्र बनाएंगे,
कॉर्पोरेट मित्र तैयार करेगी भाई। तो क्वेश्चन आ जाए कॉर्पोरेट मित्र का संबंध किससे है, तो कॉर्पोरेट मित्र का संबंध किससे है, एमएसएमई को ग्रोथ करने से है। नेक्स्ट है ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता। अन्य कॉर्पोरेट के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्यरत टीपीएसईएम के द्वारा एमएसएमई से सीधा खरीद लेन देन के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में ट्रेडर्स का अधिवेतन किया जाएगा। ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर बीजक हेतु क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और सस्ते एवं तीव्र उनको सामान प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब ट्रेडर्स उनको फंडिंग क्या दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो तीन चीजें दी जाएंगी एमएसएमई के लिए, इक्विटी सहायता दी जाएगी, पेशेवर सहायता दी जाएगी और ट्रेडर्स के माध्यम से नकदी की क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है। और कर समाप्त, कुरियर निर्यात पर प्रतिखेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त कर दिया गया है। मतलब एमएसएमई भारत में विनिर्माण क्षेत्र को इस बार बहुत ज्यादा सहायता दी गई है। तो अच्छा मौका है, अगर सरकारी जॉब नहीं लग रही और आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये मौका 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र पर पुनः जोड़ देना। अब देखो सेवा क्षेत्र में क्या जोड़ दिया गया है, सुनना आराम से कि सेवा क्षेत्र विकसित भारत में मुक्त कारक के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति बनाई जाएगी। कौन सी, शिक्षा से रोजगार और उद्यम समिति की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य में 10 विषयों से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवर के लिए नए संस्थान खोले जाएंगे। देखभाल परिवेश में 1.5 लाख बहुकुशल कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे, 1.5 लाख कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। चिकित्सा पर्यटन में निजी क्षेत्र में भागीदारी, चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना, राज्यों को सहायता देने के लिए योजनाएं हैं। आयुष में क्या है कि आयुष के लिए आयुष प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, आयुष प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। ऑरेंज व्यवस्था में क्या है कि 15,000 माध्यमिक विद्यालयों से 500 महाविद्यालयों में एचबीजी कंटेंट क्रिएट प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। 15,000 तो स्कूलों में और 500 महाविद्यालयों में लैब तैयार की जाएंगी डिजाइन के लिए। कि भारत में पूर्वी क्षेत्र में चुनौती मार्ग के माध्यम से नई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। खेलकूद में खेलो इंडिया मिशन के तहत खेलकूद अभिसंरचना विकसित की जाएंगी। खेलो इंडिया मिशन के तहत भी बहुत सारे स्टेडियम्स का निर्माण करवाया जाएगा। शिक्षा में शिक्षा बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास किया जाएगा। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीआई संस्थानों में महिला छात्रावास खोले जाएंगे। प्रत्येक जिले के अंदर क्या खोले जाएंगे, एक फीमेल हॉस्टल खोले जाएंगे। बहुत बड़ी योजना है। 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। पर्यटन में देखो शिक्षा जगत उद्योग सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के लिए क्या की जाएगी, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, शिक्षा उद्योग और सरकार के बीच 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों की कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम है। 20 जो पर्यटन स्थल है मोस्ट, उनमें 10,000 गाइडों की क्या की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण स्थानों में डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड बनाया जाएगा। टेल्स और वर्ल्ड रीचिंग ट्रेवल्स विकसित किए जाएंगे। भारत में पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन होगा। ठीक है, और बुद्ध सर्किट विकसित करना है। अब देखो बुद्ध सर्किट क्या है, बुद्ध सर्किट में क्या है देखिएगा कि सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए कर सुधार, क्या कर सुधार है कि 5.5% के सामान हर्बर मार्जिन के साथ योजनाएं दी जाएंगी। आईटी क्षेत्र में सुरक्षित हर्बर 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए करना है आईटी सर्वर्स को। स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रियाओं द्वारा आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर करना। कंपनी के चयन पर 5 वर्षों से अधिक के लिए सुरक्षित हार्बर जारी करना। आईटी सेवाओं के लिए एक पक्षीय प्रक्रिया की फास्ट ट्रैकिंग जिसका उद्देश्य 2 वर्ष से अधिक है समाप्त करना। इसे करदाताओं से अनुरोध है कि 6 माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसे 6 माह के लिए क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। भारत आधारित डाटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवा प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक कर राहत का प्रावधान है। जो बाहर से लोगों को, हमारे यहाँ के स्टूडेंटों को अपॉइंट करते हैं, 2047 तक उनको टैक्स में राहत दी गई है। भारत से डाटा सेंटर सेवा प्रदान करने वाली संबंध इकाइयों को 15% सुरक्षित हार्बर प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखो वित्तीय क्षेत्र में क्या है, भारत अगले विकास चरण के अनुरूप में विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेवाएं। अब बैंकिंग में क्या है कि 1,000 करोड़ से अधिक म्यूचुअल फंड बॉन्ड और एकल निर्गम के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया है।
अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी है, अमृत योजना के तहत ये वर्तमान योजना जारी है, 100 करोड़ का प्रोत्साहन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन का पुनर्गठन किया गया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया है, ठीक है। विदेशी विनियम प्रबंधन नियमावली को विकसित किया गया है, बाजार नियंत्रण ढांचा और कॉर्पोरेट बॉन्ड, वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रस्ताव की फ्यूचर पर एसटीटी को 0.02 से बढ़कर 0.05 किया गया है और ऑप्शन प्रीमियम के ऑप्शन को चयन के लिए एसटी क्रम से 0.1 और 0.125 से बढ़कर 0.15 कर दिया गया है, एसटी को बढ़ा करके 0.15 इसमें कर दिया गया है। कृषि के लिए क्या किया गया है, देखो कृषि के लिए क्या किया गया है कि बागवानी के लिए सबसे पहले बात करें कि पुराने कम उपज वाले फल उद्यान का कायाकल्प, अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। कौन कौन से, किस किस को बढ़ाना है, अखरोट, बादाम और खुमानी, ऐसे पुराने बागान जिनका उपज कम हो गई है तो उनमें इन चीजों को क्या करना है, बढ़ाना है। पशुपालन की बात करें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आसपास रोजगार सृजन हेतु पशु चिकित्सा, अर्ध पशु चिकित्सा, महाविद्यालय पशु चिकित्सा, निजी प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण, इनके लिए क्या प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे कि पशुपालन बढ़ सके। मत्स्य मूल्य कृषि की सहायता के लिए उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना, काजू और कोको कार्यक्रम, क्या है, काजू एवं कोको कार्यक्रम चलाया गया है, कोको कार्यक्रम, ठीक है। इसमें किसका है, नारियल प्रोत्साहन के लिए नारियल प्रोत्साहन चलाया जाएगा और काजू और कोको कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। भारतीय काजू कोको कार्यक्रम को समर्पित कार्यक्रम है। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों में अमृत सरोवर को एकीकृत, यानी कि 500 जलाशयों को अमृत सरोवर बनाया जाएगा, अमृत सरोवर बनाया जाएगा 500 को, ठीक है। चंदन के लिए चंदन खेती कटाई उपकरण बनाए जाएंगे। भारत विस्तार के लिए एसआईटी प्रणाली के तहत एग्रीगेट पोर्टल बनाया जाएगा, एक क्या बनाया जाएगा, पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो भारत सरकार ने क्या योजनाएं की हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल की है। 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहर, टीयर 1 और टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 3 का मतलब 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर में अवसंरचना विकास की जाएगी। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल 15 से 27 तक 12.2 लाख करोड़ रुपए पब्लिक कॉम्प्लेक्स के लिए दिए गए थे। फाइनेंशियल 27 में कितने हैं, 12.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं पब्लिक कॉम्प्लेक्स के लिए। ऋणकर्ताओं को सुविधा, आंशिक क्रेडिट प्रदान करना, जोखिम गारंटी देना, समर्पित आईटी और सीपीआई रियल एस्टेट अस्थियों को रिसाइकिल करना, डाकुनी से लेकर पश्चिमी सूरत को जोड़ने वाली एक समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना। सूरत और डाकुनी, डाकुनी से सूरत एक गलियारा बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। औद्योगिक केंद्र, पत्तनों को जोड़ने के लिए 200 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 नए न्यू क्या बनाए जाएंगे, जलमार्ग, वाटरवे बनाए जाएंगे, वाटरवे बनाए जाएंगे भाई। 20 नए वाटरवे का निर्माण सरकार करने वाली है। अंतर्देशीय जलाशयों के लिए काम करने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए ग्रेवयार्ड बनाए जाएंगे। शेयर की हिस्सेदारी 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% की गई है भाई, ठीक है। स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाने के लिए समुद्री जहाज बीजीएफ स्कीम शुरू, कौन सी स्कीम शुरू की गई है, बीजीएफ स्कीम शुरू की गई है। 2 लाख करोड़ की सहायता दी गई है अंतरराज्यीय राज्यों के लिए, अंतर्गत राज्यों के लिए, और क्या है, तटीय कॉरिडोर का विकास किया गया है। अब देखो क्या है कि 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग का भंडारण की स्कीम चलाई गई है। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोलर ग्लास विनिर्माण प्रयुक्त हेतु सोडियम एंटीमोन के आयात और बीएसटी की छूट दी गई है। बैटरी सस्ती हो जाएंगी, सोलर सस्ती हो जाएगी। 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए अपेक्षित सामानों को बेसिक सीमा शुल्क से रियायत दी गई है। बैटरी ईवी सस्ती हो गई है भाई, ठीक है। बायोगैस की में भी सीमा वो दी गई है, शुल्क छूट दी गई है। शहरीकरण में क्या है
कि टीयर 1 टीयर शहरों में तीर्थ नगरों पर फोकस किया गया है। तीर्थ नगर बनाए जाएंगे, इनमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, 7 नए हाई स्पीड। 7 नए में कौन कौन सा कॉरिडोर है? मुंबई पुणे, मुंबई पुणे पहला, दूसरा है पुणे हैदराबाद, पुणे हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद बंगलौर, चौथा है चेन्नई बैंगलोर, पांचवा है दिल्ली वाराणसी, दिल्ली वाराणसी, नेक्स्ट है वाराणसी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कितने हैं? 7 कॉरिडोर जो है कि बनाए जाएंगे, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी पर्यावरण अनुकूल यात्री। ठीक है, नेक्स्ट है जन केंद्रित। इसमें है कि स्वयं सहायता संघों के भीतर सामुदायिक खुदरा आउटलेट के रूप में स्थायी स्वयं सहायता उद्यमिता, दिव्यांग कौशल योजना, उद्योग के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांग समूहों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग कौशल योजना में क्या है कि उनको दिव्यांगों को इंडस्ट्रियल स्किल प्रदान करने के लिए दिव्यांग कौशल योजना चलाई गई है। और क्या है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण हेतु सहायता दी गई है, और ऐसे दिव्यांग जो कृत्रिम अंग के लिए सोच रहे हैं तो वो भी सस्ता कर दिया गया है। ठीक है, आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों में पीएम दिव्यांग केंद्र को मजबूत करना है। उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना करना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत करना, जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर स्थापित करना। जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा जो है वो क्या करना है? डेवलप ट्रॉमा सेंटर्स बनाना है। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता के लिए क्या करना है? देखो, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता के लिए देखिएगा कि इंडिविजुअल पर्सनल रेजिडेंट आउटलेट इंडिया को पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के माध्यम से सूचीबद्ध करना, वास्तविक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दवा न्यायाधिकरण ब्याज और कर से छूट दी जाएगी। जैसे एक्सीडेंट में जो बीमा पैसा आता है उसको किससे छूट दे दी गई है? टैक्स से फ्री कर दिया गया है। विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर टीएस दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण 5% 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। विदेश टूर पर आप जाते हो उससे टीडीएस जो है वो कितना कर दिया है? 2%। और पहले कितना हुआ करता था? 5% और 20% हुआ करता था, और वर्तमान की स्थिति क्या है? इसको घटा करके कितना कर दिया है? 2% कर दिया है। मतलब आप अब विदेश इजीली जा सकते हैं बहुत कम पैसे में। उदारीकरण धन प्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्य के लिए टीसीएस को 5% से घटाकर 2%, जो टीसीएस लगता था शिक्षा और चिकित्सा में, उसको भी कितना परसेंट कर दिया? 2%। जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी में टीसीएस को 1% या 2% रखा जाएगा, 1 या 2% रखा जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। छोटे करदाताओं के लिए नियमित आधारित स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से कम एवं न्यून कटौती प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अनेक कंपनियों की प्रतिभूति धारक करने वाले कर्ज को 15G से 15H स्वीकार करने के लिए संशोधित रिटर्न उपलब्ध के लिए मामूली शुल्क भुगतान से 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। पहले 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करना था, अब मामूली शुल्क के साथ उसको कितना कर दिया है? 31 मार्च। आरटीआर 1 और आरटीआर 2 दाखिल करने के लिए व्यक्ति को 31 जुलाई तक, और लेखा परीक्षक व्यवसाय न्यासों को 31 अगस्त तक सीमा शुल्क अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। तो 31 जुलाई तक क्या कर सकते हैं? हम आरटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 31 मार्च कर दिया है। किसी अनिवासी या अचल संपत्ति की बिक्री पर काटे जाने वाले टीडीएस को पैन के स्थान पर निवासी क्रेता के पैन के माध्यम से जमा किया जाएगा। जो है पैन के स्थान पर निवासी क्रेता जो रहेगा उसके पैन से क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। ठीक है, जमा किया जाएगा, सॉरी। ठीक है, टीडीएस को, जो टीडीएस कटता था अपन जो संपत्ति बेचते थे। छोटे करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार में मूल्य विदेश स्थित प्रकरण और एक बार 6 माह की अवधि प्रदान की गई है। करदाताओं को पुनर्निर्धारण कार्रवाई आरंभ करने के लिए संतत अवधि की लागू 10% से अतिरिक्त कर दिया गया है। आंकड़े कम दिखाने के मामले में दंड एवं अभियोजन की उन्मुक्ति संबंधी
विस्तार गलत सूचना देने के मामले में भी, ठीक है। अब मान लो छोटे करदाता है, पहले जेल हो जाती थी, अब उन जेल मतलब जेल सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है। 20 लाख से कम मूल्य के साथ गैर अचल विदेश संपत्ति को प्रकट नहीं करने के संबंध में 1/10/2024 से भूलक्षी प्रभाव से मुकदमे अब उन्मुक्ति दी गई है। मतलब 20 लाख तक की संपत्ति है विदेश में और आपने उसको शो नहीं किया और बाद में पता चला है, तो उस पर जो है वो सजा का पहले प्रावधान था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, छूट दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के शेयर धारकों को पूंजी लाभ के रूप में कर वाय बैंक और प्रमोट अधिकृत वाय बैंक को भुगतान किया गया है। एमटी को अंतिम कर बनाने का प्रस्ताव है। कैंसर रोगियों को 17 ड्रग दवाइयों में छूट दी गई है। अगर कैंसर रोगी तो 17 दवाइयों को क्या कर दिया गया है, टैक्स से फ्री कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। कार्गो अनुमति के लिए छूट दी गई है। सीमा शुल्क 2 वर्ष में आरंभ कर दी जाएगी, ठीक है। विवाद निपटान के हेतु ईमानदार करदाता एवं दंड के स्थान पर अतिरिक्त राशि भुगतान कर मामले को बंद किया जाएगा। अगर मान लो किसी ने टैक्स चोरी छुपाई है तो उसको थोड़ी सी फीस दे करके और अपना टैक्स जमा कर सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। राजकोषीय मामले में देखो 16वां वित्त आयोग है। सरकार ने 41% वितरण के हिस्से को बनाए रखने संबंधित उद्योग सिफारिश की है। वित्त आयोग अनुदान 2026-27 के राज्यों में 1.14 लाख करोड़ का प्रावधान है। वित्त आयोग के लिए कितना है, राज्यों में 1.4 लाख करोड़ है भाई, 4 लाख करोड़ है, ठीक है। राजकोषीय समेकन, केंद्र सरकार 2030 तक 50+1 की जीडीपी और ऋण के अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। ऋण और जीडीपी के भुगतान संशोधित अनुमान 2025-26 जीडीपी 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 26-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का क्या है, अनुमान है। राजकोषीय घाटे में संशोधित अनुमान 25-26 में 4.4% रहने का अनुमान था। राजकोषीय घाटा 25-26 में 4.4% रहने का अनुमान था, जो राजकोषीय 26-27 में 4.3 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है। भारत में वर्तमान बजट में राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का क्या लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है, जो पिछले बजट में कितना हुआ करता था, 4.4 हुआ करता था। यानी कि इस बार राजकोषीय घाटा हमारा कम रहेगा, जो है 4.3, ठीक है। नेक्स्ट है, ये घाटे की प्रवृत्ति है कि 2022-23 से लेकर के 26-27 तक हमारा फिजिकल डिफिसिट क्या है, 6.50, और कब था ये, 22-23 में, और वर्तमान में 4.30 है। 4.30 है फिजिकल डिफिसिट 4.30 है, और जो पहले 6.50 हुआ करता था 22-23 में। अगर रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो 1.50 है % जीडीपी का 1.50 है। मैं इनको लिख देता हूं कि देखिएगा हमारा फिजिकल डिफिसिट ये फिजिकल डिफिसिट रहने वाला है 4.30%। रेवेन्यू डिफिसिट ये रहने वाला है 1.50%। हमारा प्राइमरी डिफिसिट रहने वाला है 0.70%, और हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट ये रहने वाला है 0.30, और ये सभी किसका है, जीडीपी का, भारतीय जीडीपी का। क्लियर, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। वर्तमान बजट में 2026-27 के बजट में हमारा फिजिकल डिफिसिट 4.30, रेवेन्यू डिफिसिट 1.50, प्राइमरी डिफिसिट 0.70% और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.030% रहने वाला है, ठीक है। और राजकोषीय घाटा 4.3, जो पिछले बजट में 4.4 हुआ करता था। अब देखो रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं कि बजट के लिए रुपया कहां से आता है, कहां से जाता है। सबसे पहले कहां से आता है पैसा, तो देखिए कहां से आता है कि 24% उधारी से आता है, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज 24%। नेक्स्ट अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें कि फिर आता है 21% टैक्स से, 21% टैक्स से, 24% उधारी से आता है, ठीक है। 18% कॉर्पोरेट टैक्स से, 15% जीएसटी से, 15% जीएसटी से आया है।
10% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 2% नॉन डिपॉजिट कैपिटल रिसिप्ट से, 4% कस्टम से और 6% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमारे पास जो है कि पैसा आता है। तो पता चला भारत का पैसा आता कहां से है। तो भारत का पैसा सबसे ज्यादा बोरोइंग उधारी से आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स से, बोरोइंग से 24% और इनकम टैक्स से 21%, फिर 15% जीएसटी से आता है, 15% जीएसटी से आता है, 18% कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, 4% कस्टम से, 6% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 10% नॉन टैक्स रेवेन्यू से और 2% नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से पैसा भारत के लिए आता है। तो पता चल गया सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से। अब देखो कि पैसा जो है वो जाता कहां है। पैसा, भारत का जो पैसा है वो जाएगा कहां, आएगा तो आपको पता चल गया। अब देखो भारत की जो पैसा है वो जाता कहां है। सबसे ज्यादा जो पैसा है, भारत का सबसे ज्यादा पैसा 22% स्टेट को चला जाता है। जो स्टेट से जो पैसा आता है, स्टेट से जो पैसा जब उसका डिवाइडेशन होता है तो 22%, 100 में से 22% पैसा स्टेट को जाता है। वहीं बात करें कि 20% इंटरेस्ट के पेमेंट में चला जाता है। जो हमने उधारियां ली है, इंटरेस्ट पेमेंट में 17% हमारा पैसा जाता है। फिर बात करें 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में चला जाता है, जो सेंट्रल की स्कीम है उनमें चला जाता है, ठीक है। फिर बात करें 11% डिफेंस में जाता है और 8% सेंट्रल स्कीम, जो राज्यों में जो स्कीम चल रही है उसमें सेंटर जो स्पॉन्सरशिप करता है, 7% फाइनेंस कमीशन और अलग अन्य ट्रांसफर्स को चला जाता है, 6% मेजर सब्सिडीज को जाता है, 2% सिविल पेंशंस को जाता है और अदर एक्सपेंडिचर 7%। तो देखिए भारत का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो जाता कहां है। तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा जाता है कहां, 22% स्टेट को चला जाता है। भारत का पैसा जाता कहां है, 22% पैसा स्टेट को चला जाता है और 20% पैसा भारत ने जो उधारियां ले रखी हैं उनमें चला जाता है, ठीक है। हमने इस बार डिफेंस के लिए 11% रेवेन्यू दिया है, ठीक है, 6% सब्सिडीज के लिए दिया है। केंद्र जो योजनाएं चलाता है उसके लिए 17% भारत का पैसा जाता है और केंद्र जो स्पॉन्सर करता है स्कीम्स को उनमें 8% भारत का जो है पैसा चला जाता है। तो पता चला भारत का पैसा आता कहां से और पैसा जो है कि जाता कहां है। क्लियर। अब देखिएगा हमारी पूंजीगत प्राप्तियां, हमारी प्राप्तियां क्या रही हैं, ये लाख करोड़ में है। अच्छे से समझना कि हमारी पूंजीगत प्राप्तियां 26-27 में 18.1 लाख करोड़ रुपए रही है भाई। पूंजीगत प्राप्तियों से मैं आपको बता सकता हूं कि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं या तो सरकार ने अपनी संपत्ति लीज पर बेची है या फिर सरकार ने उधारियां ली हैं, यानी कि ऐसी आय जिससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो इस बार की पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही, 18.1 लाख करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां रही। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू यानी कि जहां से हम टैक्स वगैरह मिलता है वो हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो 26-27 में हमारी ये राजस्व प्राप्तियां 35.3 लाख करोड़ रही भाई, ठीक है। अब प्रभावी पूंजीगत व्यय है 17.1 लाख करोड़ रुपए हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय रहा और राजस्व व्यय हमारा रहा 41.3। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्राप्तियां किसी भी देश या व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये संपत्ति बेचकर या उधारी से दी जाती है। यानी कि वो वाला सिद्धांत है कि घी पियो और मौज करो, ठीक है। और ये प्राप्तियां अच्छी होती हैं, मेहनत की कमाई होती है। तो ये कितनी है, 35.3 है और ये उधारी वाली कितनी, 18.1 लाख करोड़ है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के लिए अच्छे होते हैं। तो हमने 17.1 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में दिए हैं और जबकि हमारी राजस्व व्यय ये भी किसी सरकार या देश के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें डेली के खर्चे होते हैं। तो हमारी पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय में कितना गया है, 41.3 लाख करोड़ रुपए गया है। नेक्स्ट है मजबूत आर्थिक सुधार, केंद्र की निबल प्राप्तियां कि देखिएगा 26-27 में 28.7 सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू है लाख करोड़ रुपए, 28.7 लाख करोड़ रुपए है भाई, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू 6.7 लाख करोड़ रुपए।
नॉन टैक्स से 6.7 लाख रहा और टैक्स से 28.7 रहा, 28, ठीक है, लगभग 35 पॉइंट हो गया ये, ठीक है, 35 के समथिंग ये हो गया, 35 लाख करोड़ रुपए जो अभी का डाटा आया था। राज्य और संघ में राज्य क्षेत्रों का कुल अंतरण क्या है, 26-27 में 26.2 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के ये कमाया है। अब देखो प्रमुख मदों में कहां कहां कितना पैसा सरकार ने दिया है। परिवहन के लिए 598,520, ठीक है, करोड़ रुपए। रक्षा के लिए 594,585 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्र में 273, 108, 255, 234। गृह कार्यों के लिए, कृषि के लिए 162, 671 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए 139 और 289 करोड़ रुपए। ऊर्जा के लिए 109,029 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के लिए 104, 599 करोड़ रुपए। 85,522 करोड़ रुपए। शहरी विकास के लिए, आईटी के लिए 74,560 करोड़ रुपए। वाणिज्य उद्योग के लिए 70,296 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण के लिए 62,362 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,576 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए, लाख नहीं, करोड़ रुपए। कर प्रसाधन के लिए 45,545 करोड़ रुपए। विदेश कार्य के लिए 22,119 करोड़ रुपए। वित्त के लिए 20,649 करोड़ रुपए। और पूर्वोत्तर के विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए की राशि जो है कि दी गई है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इस बार परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, सेकंड में रक्षा के लिए, फिर दिया गया है ग्रामीण विकास के लिए। ये इनका शेड्यूल है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये बजट की मोटी मोटी चीजें थी। इसमें क्या है कि कर में जो है इनकम टैक्स स्लैब, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लग्जरी चीजें महंगी हो गई हैं, शराब महंगी हो गई है, सिगरेट महंगी हो गई है, ठीक है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, इनको क्या कर दिया गया है, सस्ता कर दिया गया है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा और बजट के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।